हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की वीवीआई गेस क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2021 में आ सकते हैं, उसे मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, इतिहास हिस्ट्री 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय है और लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। का क्वेश्चन नंबर पहला है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण निम्नांकित हैं। देखिए, जो 2 अंक का क्वेश्चन होता है ना, उसे आप लोग 6 या 7 लाइन में बैठाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तभी ही 2 नंबर आपको मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव OMR होता है, वो तो एक गोला रंगने का होता है, उसमें 1 नंबर मिलता है। यहाँ पे आपको 6 से 7 लाइन में लिखने होंगे तो 2 नंबर मिलेगा। आइए तो देखते हैं, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण निम्नांकित हैं। पहला है औद्योगिकरण की समस्या। यह कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों का संकेंद्रण था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव कमी था, अतः लोगों ने विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त था। ओके, आइए चलते हैं, इसका 2 क्या है। 2 है मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 है भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान भूमिका को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न देशों के लोगों को भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का प्रयास करती है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य से होकर प्रथम महायुद्ध के आरंभ तक काफ़ी तीव्र रही, यानी कि तेज गति से रही। इस दौरान वस्तु, पूंजी और श्रम तीनों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह लगातार बढ़ता गया। इस दौरान विकसित नवीन तकनीकों का भी उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भूमंडलीकरण धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में अर्थतंत्र का नियामक हो गया। इसके प्रभाव को कायम करने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन, इसे WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पूंजी देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं क्योंकि शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। वास्तव में यह एक दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स। 4 है यहाँ पे, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की, टिप्पणी करें। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न आप लोग स्किप न कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा वीडियो को एंड तक। देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन में कोयले एवं लोहे की खानें थी। वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर निर्भर कर रही थी। वाष्प के इंजन बनने के बाद रेल इंजन बनने लगे जो कारखाना के लिए कच्चा माल लाने तथा तैयार माल ले जाने में सहायक सिद्ध हुआ। 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी, वीवीआई क्वेश्चन है कि 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। 1815 ईस्वी में हेनरी बेसमेकर, हो सके इस बार ये आ जाए कि 1815 ईस्वी में किसने
लोहा को गलाने की भट्ठी का आविष्कार किया? तो हेनरी बेसमेकर ने लोहा को गलाने की भट्ठी का आविष्कार किया। नई नई मशीनों को बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता बढ़ती गई। नवीन आविष्कारों के कारण लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे आने वाले युग को किस युग से जाना गया? इस्पात युग से पूछा जाता है। फिर भी कहा गया। इस प्रकार कोयला एवं लौह ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की। ठीक है, फिर आइए देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 भी। 5 है असहयोग आंदोलन के कारण बताएं। असहयोग आंदोलन के कारण को बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन का कारण बताना है, तो यहाँ पे उत्तर है यहाँ पे असहयोग आंदोलन के कारण निम्नलिखित हैं। देखिए क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के समय कांग्रेस ने अंग्रेजों का सहयोग किया। दूसरा है 1919 के देखिए 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसका विरोध भारतीयों ने किया। तीसरा है रॉयल एक्ट आंदोलन का कारण बना, क्योंकि इस कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर बिना सुनवाई के सजा दी जा सकती थी। ठीक है, फिर देखिए इसका 4 है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ने आग में घी डालने वाला काम किया। यहाँ शांतिपूर्ण सभा में हजारों लोग विरोध प्रकट कर रहे थे। जनरल डायर के बिना जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोली चलवा दी, जिससे हजारों निर्दोष मारे गए। ओके, आइए देखते हैं इसका 5 क्या है। 5 है गांधी जी भी आंदोलन के संचालन के लिए चंपारण खेड़ा सत्याग्रह को सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर सफल कर चुके थे। ओके, अब लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुका है। आइए हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है 2 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। क्या है कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी। हो सकता है कि इस बार आ जाए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो 5 मई 1818 ईस्वी को। ये तो पता होगा, जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, तो हेनरिक मार्क्स। इसे भी आप लोग याद करते जाइएगा, एक एक पॉइंट भी रहेगा तो आप लोग इनकी जीवनी एवं सिद्धांत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। फिर देखिए वे एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। 1843 में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। किसने? कार्ल मार्क्स के बचपन के मित्र का नाम क्या था? जेनी। उन्हीं से वो अपना शादी किए थे। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। VVI क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, जिसे आधुनिक समाज का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाज का जनक किसे कहा जाता है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र को आधुनिक समाज का जनक कहा जाता है। उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत ही फेमस है कि 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे क्या कहा जाता है? तो
जिसे कहा जाता है समाजवादियों की बाइबिल, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल पुस्तक को क्या कहा जाता है, तो समाजवादियों की बाइबिल। आइए देखते हैं अब कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत है यहाँ पे, उसको भी लिखना था क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन कहने को है, लेकिन उसमें दो दो क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो देखिए, पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था, 4 है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, 5 है राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो 2 अंक का होता है। आप लोग का जो कॉपी होता है उसमें कम से कम आधा यानी कि 7 लाइन भरना चाहिए। और जो 4 नंबर का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा रही हूँ उसमें 7 + 7 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, 14 आ जाएगा, यानी कि एक पेज पूरा आपको भरने का प्रयास करना है। ओके, तभी आपको 4 में 3.5 नंबर, या राइटिंग अच्छा होगा तो ये 4 नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा जो बता रही हूँ। आइए चलते हैं, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 2 है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा निम्न है। कुछ इस तरह से आप लोग लिखिएगा कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा निम्न है, तभी आपका लाइन भी बढ़ेगा और अच्छा भी लगेगा देखने में। राष्ट्र की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट थे। कौन से, देखिए, और परिणाम भी युगांतकारी रहे। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे हैं कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। ओके, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह की और वीडियो लेकर आती रहूँगी। ठीक है, कल लाऊंगी डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर देखिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।